मैथ सॉल्यूशन के ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर 5 जो कि हैं रेखा एवं कोण। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कोण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कोण के बारे में आपने पढ़ा है। सबसे पहले जो आपने कोण पढ़ा है वो होता है न्यून कोण। तो मैं यहाँ लिखूँ न्यून कोण, ये क्या होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र को देखकर भी पहचान जाओगे। अगर मैं बनाऊँ इस तरह से तो ये वाला कोण है जो कि न्यून कोण होता है और ये 90 डिग्री से कम होता है। तो दिस इज़ ए न्यून कोण। दूसरा जो हमारा कोण होता है वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण इट मीन्स न्यून कोण का उल्टा होता है। हम लोग कहें कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। इट मीन्स 90 डिग्री से अधिक। और तीसरा जो हम कोण पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा है जो कि है समकोण। समकोण यानी कि हम लोग 90 डिग्री के एग्जैक्ट कोण को कहते हैं समकोण। ये बराबर 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर जो कोण का साइन लगाया जाता है वो इस तरह से वर्गाकार या आयताकार शेप में होता है और इसे कहेंगे हम लोग समकोण। ठीक इसी तरह से आपने एक चौथी तरह का कोण पढ़ा है जिसे कहते हैं आप लोग ऋजु कोण। और आजकल आप लोग इस कोण को सरल कोण भी पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण ये क्या होता है? ये 180 डिग्री का कोण होता है। इट मीन्स 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसके अलावा आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा है कि 5वां कोण जो है वो है वृहद कोण। वृहद कोण इसे भी आप लोग आराम से पहचान जाते हैं चित्र देख कर ही। ये उल्टी दिशा में जो कोण बना होता है जैसे कि ये, और इस तरह से जब कोण बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं वृहद कोण। और ये जो होता है वो होता है 180 डिग्री से अधिक के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? वृहद कोण कहेंगे। तो इस तरह से इन 5 कोणों के बारे में आपने पढ़ा है और इस क्लास में भी हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, बट संबंधित कोण पढ़ेंगे और इनके अलावा कुछ और कोणों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो चलिए कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। इस पार्ट में हम देखेंगे संबंधित कोण। हमने पहले न्यून कोण, समकोण, सरल कोण और इस तरह के कोण को देखा था जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। संबंधित कोण आपके लिए नया टॉपिक है तो इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और क्योंकि ये आगे की क्लासों में आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हम सबसे पहले संबंधित कोण है तो उसे देख लेते हैं जो कि है आपका नंबर 1 पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे कोण को कहते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अर्थात मेरे पास एक कोण है जैसे कि मैं लिखूँ 70 डिग्री और दूसरा कोण है 20 डिग्री। तो इन दोनों का कोण चूँकि जो सम है यानी कि योग है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री है। 20 डिग्री है। इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं कि 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री है। अर्थात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। दूसरा जो कोण है हमारा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जो दूसरा तरह का हमारा कोण है वो है समपूरक कोण। तो मैं यहाँ लिखूँ समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग करें तो 180 डिग्री होता है। जैसे मेरे पास एक कोण है 80 डिग्री और जो दूसरा कोण है वो है मेरे पास 100 डिग्री। तो क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। जैसे कि 80 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 80 डिग्री का समपूरक कोण होगा 100 डिग्री। और इसी तरह से अगर मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन दूँ कि 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा तो आप आराम से इसे भी
कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो तीसरा कोण है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, जो कि हैं आसन्न कोण। तीसरी तरह का हमारा जो कोण है वो है आसन्न कोण। इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला कोण है। तो आसन्न कोण को हम लोग 3 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला है कि इनका जो शीर्ष है, यानी कि ऐसे आसन्न कोण जिनका जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ शब्द को भी मैं आपको समझाऊंगा। उभयनिष्ठ शीर्ष ये क्या होगा। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा इनका ये शर्त होनी है कि इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा होती हैं उसके दोनों ओर जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो होनी चाहिए। यानी कि जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होने चाहिए। कोण, मैं इस शर्त को लिखूं तो कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों। कैसे? इन तीनों शर्तों को समझते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं कि कोण है मेरे पास, जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये। इस तरह से ये मैं इनको नामांकित कर देता हूँ A, B, C, और यहाँ पर इनका जो है वो O है। अब यहाँ पर हम लोग उभयनिष्ठ कोण की बात करें। यहाँ पर 2 कोण है मेरे पास। एक कोण तो है कोण AOB। इसे समझ रहे होंगे आप क्या है। कोण जो AOB है वो ये वाला कोण है। इट मीन्स मैं यहाँ पर निशान लगाऊँ तो ये जो कोण है वो AOB है। मैं एक दूसरा कोण और लूँ, और जो वो कोण है BOC है। BOC इट मीन्स ये वाला कोण। तो यहाँ पर ये 3 शर्त इन दोनों कोणों में हमारी फुलफिल होती हैं कि नहीं होती हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि उभयनिष्ठ शीर्ष। तो शीर्ष क्या होते हैं? यानी कि ये जो सिरे होते हैं ये किसी कोण के शीर्ष कहलाते हैं। तो उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब है कि ये शीर्ष और इस BOC के लिए भी शीर्ष O, दोनों इनमें O कॉमन है। तो हमारी पहली शर्त इस कोण के लिए तो होती है सही, पूरी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या AOB और कोण BOC के लिए दूसरी शर्त भी पूरी होती हैं। तो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, यानी कि दोनों की एक ही भुजा होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक भुजा OB है और दूसरे जो कोण है BOC उसमें भी OB भुजा है, यानी कि दोनों में जो OB भुजा है वो आ रही है। तो हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा वाली शर्त भी ये एंगल पूरे करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है, कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों। तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कैसे? कि यहाँ पर जो एक भुजा है हमारी, इसके दोनों तरफ जो शेष भुजाएं हैं वो होनी चाहिए। तो इस भुजा के दोनों तरफ एक भुजा OA है और दूसरी भुजा OC है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीनों की तीनों ही शर्तें AOB कोण और कोण BOC पूरी करते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? उभयनिष्ठ होंगे। यहाँ पर एक और हम लोग कोण को देख लेते हैं, और कभी कभार में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और इसी तरह का एक एग्जांपल दूँ। हमारे पास ये कोण है, कोण A, मैं इनको नामांकित कर देता हूँ ABC और O। इसी तरह से यहाँ 2 कोण लेते हैं हम। जो पहला कोण है वो मैं लूँ AOC। तो यहाँ मैं लिखूँ कोण AOC, और दूसरा जो कोण लूँ मैं वो लूँ BOC। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BOC। क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है? तो इसका हम पता करेंगे। तो इसका पता करने के लिए तीनों की तीनों शर्तें हमारे लिए इस पर लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सबसे पहली शर्त हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं है। तो यहाँ AOB यानी कि AOC और BOC जो हैं, तो AOC का भी शीर्ष O है और BOC का भी शीर्ष O है, यानी कि उभयनिष्ठ शीर्ष तो है। पहली वाली शर्त हमारी इस पर लागू होती है। दूसरी शर्त इस पर लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिए कि उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। तो AOC और BOC में जो OC भुजा है वो दोनों कोणों के लिए लागू हैं, यानी कि दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उभयनिष्ठ भुजा वाली शर्त भी ये दोनों कोण पूरी करते हैं। यहाँ पर अब
तीसरी शर्त लागू होती है कि नहीं होती है, उसे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि जो कोण हैं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं कि नहीं है। यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा हैं जो वो ओसी हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो शेष भुजाएं हैं वो किधर हैं, कि दोनों एक ही ओर हो गई, यानी कि इधर होनी चाहिए थी, दोनों तरफ होनी चाहिए थी, जबकि इस वाली कंडीशन में एक ही तरफ है। तो हम लोग कहेंगे कि तीसरी शर्त पूरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि AOC कोण और यहाँ पर BOC जो कोण हैं ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं हैं। तो इस तरह से आसन्न कोण का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोण की तरफ, जो कि हैं रैखिक युग्म। संबंधित कोण में हमारा जो अगला कोण है वो है रैखिक कोण। रैखिक कोण किसे कहते हैं? हम लोग ऐसी कोणों को रैखिक कोण कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। अर्थात मैं कोई एक कोण लिखूं 120 डिग्री और दूसरा कोण में लिखूं 60 डिग्री, और चूंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो पहली शर्त तो ये है कि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि ये दोनों कोण एक ही रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर एक कोई रेखा बनाऊँ और इस रेखा के एक ही ओर एक दूसरी रेखा आकर मिलती हैं इस ओर, तो इस तरह से यहाँ पर दो कोण बनते हैं। एक तो ये वाला कोण बनता है और एक इस साइड वाला कोण बनता है, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आपको रैखिक युग्म का कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और एक ही लाइन में समझ लेते हैं कि किसी सरल रेखा पर एक दूसरी रेखा अगर मिलती हैं तो इस तरह से जो दोनों कोण बनते हैं उन कोणों को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। इट्स सिंपल। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हैं, यानी कि अगला जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। पांचवा और अंतिम कोण है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस तरह के कोण बनते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, काटने से जो कोण बना, जैसे कि ये कोण है, तो इसके विपरीत दिशा में जो कोण बनता है ये वाला कोण। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण हम लोग कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मैं और कोई इस तरह की दो लाइनें हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर इस साइड भी तो कोण बनते हैं, ये दोनों कोण भी होंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता क्या होती है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाला यानी कि शीर्षाभिमुख कोण होगा वो भी 60 डिग्री होगा। अगर ये कोण हमारा 50 डिग्री है तो क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, और इस तरह से इसका मान भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। इस तरह से हमारा ये अंतिम कोण था शीर्षाभिमुख कोण, और जो कि कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं रेखाओं की तरफ और रेखाओं के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारा जो अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है रेखाएं। हमने सरल रेखा, वक्र रेखा, इस तरह की रेखाओं को पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हम एक या एक से अधिक रेखाओं को इस वाले अध्याय में पढ़ेंगे, और उनमें सबसे पहला हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? यानी मैं यहाँ लिखूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होती हैं? ये हमारी पहले तरह की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। हाँ, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस बिंदु पर काटती हैं, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। यानी कि हम लोग इस बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। और इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाओं का हमारा विचार भी कंप्लीट होता है। हम दूसरी तरह की रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं, और जो दूसरी तरह की रेखाएं होती हैं तिर्यक रेखाएं, यानी कि तिर्यक रेखा या तिर्यक रेखाएं। ये क्या है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तिर्यक रेखाएं अर्थात मेरे पास दो रेखाएं हैं इस तरह की, और इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटती है। यानी कि दो रेखाओं को एक रेखा काटती हैं, तो जो काटने वाली रेखा है
उसे हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा। तो ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाती है। अगर मैं दो रेखाएं इस तरह से बनाऊं, ये बनी, और ये दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस तरह से काटती हैं, तो जो ये रेखा है हमारी, इस रेखा को हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा, और हम लोग इसे तिर्यक छेदी रेखा भी कहते हैं, तिर्यक रेखा या फिर तिर्यक छेदी रेखा। अब हमारा जो तीसरी तरह की रेखा है वो है समांतर रेखा। तो मैं यहाँ पर तीसरा बिंदु लिखूँ, समांतर रेखा। समांतर रेखा ये क्या होती हैं, या समांतर रेखाएं। मैं दो रेखाएं बनाऊं, और इस तरह से अगर मैं दो रेखाएं बनाऊं और इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि इनके बीच की जो जगह है वो हमेशा और हर जगह समान होती हैं, चाहे मैं इन्हें आगे बढ़ाऊं तो भी हमेशा समान होगी, तो हम लोग उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं और कह सकता हूं कि इनकी जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है, तथा ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी कि मैं इनको दोनों तरफ कितना भी आगे बढ़ाता जाऊं और अनंत तक भी मैं इन्हें बढ़ाऊं तो भी ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहेगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आपने दैनिक जीवन में इस तरह के उदाहरण भी देखे होंगे, जैसे कि रेल की पटरी के जो दोनों पटरियां होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसी तरह के और भी उदाहरण देखे होंगे आपने, जो आपकी स्केल होती हैं जिससे आप लोग नापते हो, आपका पैमाना है, उसके दोनों किनारे भी समांतर रेखाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी रेखाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। रेखा और कोण, जैसा कि हमने अभी विषय पढ़ा था तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, फिर से मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो एक रेखा ऐसे है और एक रेखा इस तरह से, यानी कि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्रॉस करती हैं, यानी कि काटती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कोण बनते हैं जिनको कि मैं नाम लिखता हूँ। देखिए, ये कोण 1 है, ये हैं 2, ये है 3 और ये कोण है 4। इसी तरह से इन दोनों रेखाओं से भी कोण बने, जिन्हें मैं उसी क्रम में लिख देता हूँ। ये 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। तो इस तरह से 8 कोण बनते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनके अंदर की ओर बनने वाले कोण, यानी कि इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ भी ये कोण बन रहे हैं। जैसे कौन कौन से कोण हैं, कोण 3, 4, 5 और ये कोण 6। तो इन्हें हम लोग कहते हैं अंतः कोण। तो मैं यहाँ लिख दूँ अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो अंतः कोण हो जाएंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और अंतिम कोण कौन सा है, कोण 6। ठीक इसी तरह से बाहर की तरफ जो कोण है, कोण 1, 2, यानी कि इस रेखा के बाहर की तरफ है। इसी तरह से इस रेखा के इस तरफ जो कोण है 7 और 8 हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ हैं तो इन्हें हम कहेंगे बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण हो गए। कौन कौन से कोण बाह्य कोण हो गए, तो इस रेखा पर तो कोण 1 और 2 जो बाह्य कोण है, मैं लिखूँ कोण 1, कोण 2, और इधर कौन से कोण हो गए, कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण हैं। तो अंतः कोण और बाह्य कोण। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इन जो दो रेखाओं पर कोण बनते हैं उनमें सबसे पहले हमारा जो कोण होता है संगत कोण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे की कक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे संगत कोण। तो ये क्या कोण होते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है इस तरह से पहली रेखा को ये तिर्यक रेखा काटती हैं तो 4 कोण बनते हैं। इस पर जिस साइड कोण है उसी साइड इस दूसरी रेखा पर भी वही कोण होना चाहिए, यानी कि वही कोण कौन सा है, तो ये कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के संगत कोण होंगे, क्योंकि ये एक ही तरफ है। जिस तरफ कोण 2 है इस तरफ भी, यानी कि इस रेखा पर भी कोण 6 है। तो यहाँ पर कोण मैं यहाँ लिखूँ कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। ठीक इसी तरह से और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। कोण 1 और कोण 5 ये भी क्या होंगे, कोण 1 और कोण 5 जो हैं ये भी संगत कोण ही होंगे। चलिए, तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो गए, तो क्या हम लोग कोण 3 और कोण 7 को भी संगत कोण कहेंगे? तो बिल्कुल, हम लोग कोण 3 और कोण 7 जो हैं ये एक दूसरे के संगत कोण हो जाते हैं। ठीक, और अब कौन कौन से कोण ऐसे बच गए हैं जिनको हमने लिखा नहीं है और वो संगत हैं। तो यहाँ पर कोण जो 8 हैं
और कोण 4 हैं, यानी कि कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से संगत कोण का कंसेप्ट भी हमारे समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि एकांतर कोण कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ एकांतर कोण, यानी हमने अभी संगत कोण देखा जो एक ही तरफ होते हैं, लेकिन एकांतर कोण इन संगत कोणों का एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस साइड में कोण 2 हैं, तो इसके उल्टी साइड में जो कोण होगा वो कौन सा होगा, तो उसके उल्टी साइड में जो कोण होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो एकांतर कोण को देखें उसके पहले ये भी 2 तरह के होते हैं और उन दोनों श्रेणी को भी हम लोग देखेंगे। यानी कि कोण जो 3 है इसके एकांतर क्रम में जो कोण है वो होगा वो कोण 5 होगा, यानी कि कोण 3 और जो कोण 5 हैं वो एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर कोण है और कहाँ है ये, अंदर की साइड में। तो इनके हम लोग कहते हैं अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोणों की श्रेणी में ये अंदर की तरफ हैं, तो ये अंतः एकांतर कोण आ जाएंगे। इसी तरह से अंदर की तरफ एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं कहूँ कि 4 और 4 के उल्टी दिशा में कौन सा कोण है, तो 4 के उल्टी दिशा में जो कोण होता है वो 6 है। तो 4 और 6 हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण 4 और जो कोण 6 हैं वो भी एकांतर कोण है। हम बाहर की साइड भी बात कर लेते हैं, तो हम लोग उनको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, बाहर की साइड उल्टी दिशा में जो कोण होंगे उनको हम लोग कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। यहाँ पर देखिए कोण 2 जो हैं उसके उल्टी दिशा में कौन सा कोण है, बाहर की साइड होना चाहिए और वो है 8। तो कोण 8 और कोण 2 एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण 2 और जो कोण 8 हैं वो बाह्य एकांतर कोण है। और ठीक इसी तरह का एक और उदाहरण हमें मिलता है कोण 1 और कोण 7 का, क्योंकि ये भी एक दूसरे के उल्टी दिशा में कोण है और कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण है। अब इन कोणों में कुछ संबंध होता है। ये कब होता है, जब जो रेखाएं हैं वो समानांतर होती हैं। तो समांतर होती हैं तो ये सारे के सारे जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। किस तरह से बराबर होते हैं अगले टॉपिक में समझते हैं। रेखाएं जब समांतर हों तो जो इस तरह के कोण बनते हैं उन कोणों के बीच में क्या संबंध होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, सबसे पहले जब बात करी थी तो वो संगत कोण है, जैसे कि संगत कोण। और वो कौन कौन से हैं उनको भी हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण जो 7 हैं वो संगत कोण है, क्योंकि वो एक ही तरफ है। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, क्योंकि वो दोनों एक ही तरफ हैं। तो इस तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो जाएंगे और इनका जो माप है वो बराबर होगा। कब होगा, जब रेखाएं समानांतर हों तब वाली ये कंडीशन हो जाती है कि संगत कोण की माप बराबर होती है। यहाँ पर कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हैं और इस तरह से ये दोनों बराबर होंगे। और कौन कौन से कोण हैं जो संगत कोण हैं, कोण 1 और जो कोण 5 हैं वो भी बराबर है। ये कोण 5 और ये तो 1 है और ये कोण 5 हैं, ये दोनों संगत कोण हैं। इसी तरह से और कौन कौन से संगत कोण हमारे बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर कोण हम लोग देख लेते हैं 3, और कोण 3 जो है उसका संगत कोण कौन सा होगा, तो कोण 3 है तो उसी दिशा में ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 भी 3 के बराबर होगा। और इस तरफ देखें तो कोण 4 और कोण 8 ये दोनों जो कोण हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि समानांतर रेखाओं के क्रम में संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग बात करते हैं एकांतर कोण, ये भी बराबर होते हैं। और वो कैसे बराबर होंगे हम लोग अभी समझेंगे, और इस विचार को पूरी तरह से समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एकांतर कोण कौन से होते हैं ये भी आपने देखा था कि अंतः एकांतर कोण होते हैं जो कि अंदर अंदर की साइड कोण बनते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 3 का एकांतर कोण होगा उल्टी दिशा में बनने वाला कोण। तो ये वाला कोण जो है इसके उल्टी दिशा में बनता है, तो ये कोण 5 और कोण 3 दोनों के दोनों ही बराबर होंगे, समांतर रेखाएं हों तब। इसी तरह से और अंदर की तरफ जो एकांतर कोण है वो कौन कौन से हैं, कोण 4 और कोण 6। कोण 4
और बराबर होगा कोण 6 के। ठीक ऐसे ही बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा, तो ये कोण 2 बाहर है तो इसकी उल्टी दिशा में इस साइड में बाहर की तरफ कोण 8 है तो ये बराबर है। ठीक ऐसे ही कोण 1 का एकांतर कोण 7 है और ये भी बराबर होते हैं। चलिए एक और हमने देखा था कि अंतः कोण और एक साइड की तरफ बनने वाले अंतः कोण, जैसे कि मैं बात करूं और उनके जो बीच में संबंध होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कोण है और अंदर की तरफ एक ही दिशा में कोण बनते हैं, एक ही तरफ बनने वाले कोण। तो एक ही तरफ के बनने वाले कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, जैसे कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो ये रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं। और जब रेखाएं समानांतर हों तो कोण 1 और कोण 2 का जो जोड़ होता है वो होगा 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग अगर इसका उल्टा भी कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि कोण 1 और कोण 2 का योग जो है वो 180 डिग्री है तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो समानांतर होगी। ठीक इसका विपरीत ये भी है कि अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका उपयोग कब होता है, जब हमें एक कोण दिया होता है और दूसरा ज्ञात करना होता है। जैसे कोण 1 की जो माप है वो अगर 50 डिग्री है तो कोण जो 2 है उसकी माप क्या होगी, तो हम लोग इसमें मान रख के भी बता सकते हैं। जैसे कोण 1 तो है हमारा 50 डिग्री और दूसरा जो कोण है वो कोण 2 जैसे कि मान लिया x डिग्री है और इस तरह से हमने यहाँ पर 180 डिग्री रख लिया। फिर हम लोग ये समीकरण बन जाते हैं और इस समीकरण का उपयोग करते हुए इसे सरल करते हैं तो 180 में से हमें 50 को घटाना पड़ेगा और इस तरह से हमारा जो कोण 2 है वो आता है 130 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 130 डिग्री और ये हमारा अंतिम बिंदु था। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर होता है। आइए हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश में सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने आपको जो सॉल्यूशन यानी कि ये जो बताया है पूरा का पूरा ही परिचय इस अध्याय का वो हिंदी में बताया है। तो मैं कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी वर्ड्स बता देता हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलते हैं और हम देख लेते हैं कठिन शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। हमारा इस पाठ का अंतिम और हिंदी तथा अंग्रेजी में समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि ये जो हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया ये हिंदी में है और चूँकि जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो इंग्लिश मीडियम के वो जो वीडियो मिलेंगे आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ जाओ और क्वेश्चन आंसर करते टाइम भी आपको कोई समस्या नहीं हो या प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए हम लोग इन जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स या कुछ शब्द जो ऐसे आए हैं वर्ड्स उनका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि जो पहला हमारा मीनिंग है लाइन। लाइन इट मीन्स रेखा होता है, यानी कि जब आप लोग कोई रेखा बनाते हो तो इस तरह से हम लोग उसे मैथमेटिकल में भी बनाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं एंगल, और उसे आप लोग क्या कहते हो, हिंदी में कोण कहते हैं और वो ऐसे बनता है। तीसरा जो है वो लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म है और हमने देखा था कि ये रैखिक युग्म कैसे काम करता है कि किसी एक ही सरल रेखा के एक तरफ दूसरी रेखा आकर मिलती हैं तो उस तरह से कोण जो बनते हैं उन्हें हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। अगला जो है वो पैरेलल लाइंस है जिन्हें हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं और इसके बारे में भी आप लोग जानते हो कि ऐसी जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी या उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, उन्हें हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। थर्ड जो है हमारा एंगल्स में आता है अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, यानी कि कभी दो रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती हैं तो इस तरह से एकांतर कोण बनते हैं और हमने देखा था कि अंतः और बाह्य अल्टरनेट एंगल बनेंगे, इंटरनल एंड बाह्य यानी कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसके साथ ही साथ हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। इट मीन्स हमने ये भी देखा था कि ऐसे जो दो एंगल हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की भी हमने बात करी थी। इट मीन्स पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो अगला एंगल है
संगत कोण। संगत कोण कब बनता है? हम जब कोई दो लाइनें खींचते हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस करती हैं तो बी अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर छोटा चित्र बनाकर आपको दिखाए हैं, तो ये जो दोनों कोण हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल यानी कि संगत कोण। और हमारा अगला मुख्य बिंदु है वर्टेक्स, यानी कि इस पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी कोण जो बनता है तो जो दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं उससे कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चित्र बनाऊँ, ये हमारा एक कोण है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। इधर चलते हैं और समझ लेते हैं कि आर्म क्या है। आर्म क्या होता है कि जो कोण है उसकी दो भुजाएं होती हैं, तो भुजा को हम लोग आर्म कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों आर्म है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मैं अब एंगल के लिए ऐसे साइन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो हमारे लिए लंबा हो जाएगा, और एंगल बेसिकली लिखते तो ऐसे हैं और इंग्लिश में ऐसे ही होता है, पर हम यहाँ समझने के लिए इस तरह से एंगल का साइन यूज कर रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं कि एक दूसरे को अगर कोई दो लाइनें जो हैं क्रॉस करती हैं तो ये दोनों जो एंगल हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, और जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षा अभिमुख कोण। अगला हमारा लाइन से रिलेटेड पॉइंट है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन इट मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगला है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती हैं? यानी कि वो दो रेखाएं हैं और उन दोनों लाइंस को एक लाइन इस तरह से क्रॉस करती है, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। इसी तरह से हम लोग आगे की बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल, यानी कि दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, चार एंगल, इन एंगल को हम लोग अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और ठीक इसी तरह से जो बाहर की तरफ कोण बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में हम लोग बाह्य कोण या बाहरी कोण भी कह सकते हैं। बाहरी कोण ये दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बनते हैं, जैसे कि ये दोनों, और इस रेखा पर भी ये जो दोनों कोण बने वो एक्सटीरियर एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की भी बात कर लेते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? संगत कोण ही है, और संगत कोण का हिंदी में दो मीनिंग्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेफरेंस में समझ लेते हैं कि इस तरह से दो रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है, तो ये एक ही तरफ के जो एंगल हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, इस साइड का और इस साइड का, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो दिस टाइप आवर इंट्रोडक्शन इज़ कंप्लीट एंड वी मीट नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस सॉल्विंग एक्सरसाइज। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं।